आज खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी काफी आगे बढ़ चुका है। जहां पहले के समय में वैज्ञानिक सिर्फ सौरमंडल के ग्रहों पर ही रिसर्च किया करते थे, वहीं आज यह दायरा काफी बड़ा हो चुका है। वैज्ञानिक अब सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रहों को भी डिस्कवर करके उन पर स्टडीज करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद हैं, उन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिक कई सारे एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर कर चुके हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लगभग हर एक एक्सोप्लैनेट अपने आप में ही काफी अनोखा है। उनमें से कुछ ग्रह तो ऐसे भी हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखाई देते हैं, बस फर्क इतना है कि वो हमारी पृथ्वी से साइज में काफी बड़े हैं। यही कारण है कि उन्हें सुपर अर्थ कहकर बुलाया जाता है। साल 1995 से एक्सोप्लैनेट्स की खोज में काफी विकास देखने को मिला है और साथ ही अब तक 4000 से ज्यादा ऐसे ग्रह खोजे जा चुके हैं। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक इन 4000 ग्रहों के अलावा 7000 ऐसे भी ग्रह हैं जिनको अभी कंफर्म करना बाकी है। दरअसल पृथ्वी से ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से एक ग्रह को आइडेंटिफाई कर पाना काफी मुश्किल होता है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों की लिस्ट में ऐसे भी कई ऑब्जेक्ट्स हैं जो अनकंफर्म्ड कैटेगरी में आते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक इनके ऊपर रिसर्च करेंगे, वैसे वैसे यह कंफर्म होता जाएगा कि यह एक्सोप्लैनेट्स हैं या कोई दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह अनोखे होने के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी हैं, जिस वजह से इन्हें स्ट्रेंजेस्ट एक्सोप्लैनेट्स की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 1, वास्प 76b। वास्प 76b एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। इस ग्रह को साल 2013 में स्पॉट किया गया था और 2020 तक इस ग्रह पर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की गई। यह ग्रह अपने पेरेंट स्टार जिसका नाम है BD+01316 का चक्कर लगाता है। साथ ही ये हमारे चांद की तरह अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से टाइडली लॉक्ड है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसका केवल एक ही भाग इसके पेरेंट स्टार से देखा जा सकता है। ऐसी सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट की रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड सेम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पृथ्वी का चांद जितने समय में अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, उसे उतना ही समय पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लगता है, जिस वजह से उसकी एक ही साइड विजिबल रहती है। वास्प प्लैनेट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसके अलावा क्योंकि यह अपने पेरेंट स्टार के काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसका तापमान काफी ज्यादा होता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पिछले हिस्से का तापमान मात्र 1000 डिग्री सेल्सियस है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्रंट साइड के मुकाबले काफी कम है। जैसा कि आप लोग समझ ही चुके होंगे, यह टाइडल लॉकिंग की वजह से होता है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वास्प पर आयरन की बारिश होती है, यानी कि लोहे की बारिश। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी टाइडली लॉक्ड साइड पर जो आयरन मौजूद है वह हाई टेम्परेचर के कारण वेपर में बदल जाता है, और जब वह विंड की वजह से इसके दूसरे हिस्से में आता है तब वहाँ का तापमान उसे वापस लिक्विफाई कर देता है। इससे वहाँ पर आयरन की बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। यह प्रक्रिया बचपन में पढ़ाई गई वाटर साइकिल की तरह ही काम करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सोप्लैनेट की ओर, जिसका नाम है HD 189733b। इस ग्रह की तस्वीरें देखने पर यह तो काफी सुंदर नीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन असल में यह ग्रह काफी खतरनाक है। इस ग्रह को साल 2005 में चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा डिस्कवर किया गया था। यह अपने पेरेंट स्टार का चक्कर मात्र 2.2 दिनों में लगा लेता है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पर वेदर कंडीशंस हमेशा ही काफी खतरनाक रहती है। अपनी एक रिसर्च में वैज्ञानिकों को यह पता चला कि इस ग्रह पर मोल्टन ग्लास यानी पिघले हुए कांच की बारिश होती है, जो सुनने में बहुत ही डेंजरस लगता है। लेकिन इससे भी भयानक बात यह है कि इस ग्रह के ऊपरी हिस्से में बहुत तेज हवाएं बहती हैं, जो इस पिघले हुए कांच को जमीन पर गिरने ही नहीं देती। यह ऊपरी वायुमंडल में ही तेज रफ्तार से टहलता रहता है। हाइपोथेटिकली अगर आप इस प्लेनेट पर जाते हैं तो चंद सेकंड्स में ही आप कांच के टुकड़ों की वजह से खत्म हो जाएंगे, और अगर आप किसी स्पेस सूट का इस्तेमाल करते हैं तो भी यहाँ पर बहने वाली हवाएं उसे तबाह करने में जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रह का यह ब्यूटीफुल नीला रंग पानी या ऐसे किसी लिक्विड कंपाउंड से नहीं, बल्कि सिलिका से आता है, जो कांच का ही बेसिक फॉर्म है। यह ग्रह दिखने में भले ही पृथ्वी जैसा खूबसूरत दिखे, लेकिन इसके अंदर जाना बिल्कुल नर्क में जाने जैसा है। नंबर 3, ग्लीज 1132b।
ग्लीज 1132b भी एक ऐसा ही ग्रह है जिसने हमारी वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर दिया है। यह थोड़ा बहुत हमारी पृथ्वी की तरह ही दिखता है और इसका निर्माण भी आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। यह ग्रह एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है और इसे उसका चक्कर लगाने में मात्र 1.6 दिनों का वक्त लगता है। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिनों का समय लगता है, जो ग्लीज से करीब 200 गुना ज्यादा है। यह प्लैनेट अपने तारे का चक्कर इतना तेज इसलिए लगा पाता है क्योंकि इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी बहुत ही कम है। दूरी कम होने की वजह से ग्लीज को एक्सट्रीम टेम्परेचर और रेडिएशन का भी सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि इस प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर 137 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो किसी भी इंसान को जलाकर भाप बनाने के लिए काफी है। अगर आप किसी तरह से इस टेम्परेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लें तो इस ग्रह पर पड़ने वाली रेडिएशन आपको स्किन कॉम्प्लिकेशंस और कैंसर से मार देगी। ग्लीज को एक बहुत ही स्पेशल एक्सोप्लैनेट भी माना जाता है क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक एक ऐसी चीज को डिस्कवर कर पाए थे जो पहले नामुमकिन मानी जाती थी। दरअसल इस ग्रह के पास पहले एक वायुमंडल हुआ करता था जो तारे की रेडिएशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन तारे से नजदीक होने की वजह से उसके तेज गुरुत्वाकर्षण ने ग्लीज की सतह को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह निकला कि ग्लीज पर बहुत सारे ज्वालामुखी बने और फटने लगे, जिससे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होना शुरू हो गईं। जब यह गैसेस भारी मात्रा में ग्रह के अराउंड इकट्ठा हुई तो इन्होंने एक दूसरे एटमॉस्फेयर का निर्माण कर दिया, जो एक बहुत ही अनोखी चीज है। यह ग्रह ब्रह्मांड में ढूंढा गया इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर दो अलग अलग तरह के वायुमंडल नोटिस किए गए हैं। पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि ग्रह का वायुमंडल उसके शुरुआती दिनों में ही फॉर्म हो जाता है और अगर वह एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे दोबारा से नेचुरली क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ग्लीज के इस डबल एटमॉस्फेयर केस ने वैज्ञानिकों को भी गलत साबित करके हैरान कर दिया। नंबर 4 पर है केपलर 10b। केपलर 10b भी एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है जो अपने पेरेंट स्टार को काफी ज्यादा नजदीक से ऑर्बिट करता है। इस ग्रह को केपलर टेलीस्कोप की मदद से साल 2011 में खोजा गया था। रिसर्च करने पर ऐसा पाया गया कि यह भी अपने पेरेंट स्टार से टाइडली लॉक्ड है, जिस वजह से इसका तापमान बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पर रहता है। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस है, जो नॉर्मली पृथ्वी की इनर लेयर्स में पाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वास्प प्लैनेट की तरह इस ग्रह पर भी पिघले हुए लोहे की बारिश होती है, जिससे यह पता चलता है कि यह ब्रह्मांड में काफी कॉमन चीज हो सकती है। हम इंसानों ने पृथ्वी पर रहते हुए सिर्फ पानी की बारिश को ही ऑब्जर्व किया है, जिस वजह से इसके अलावा किसी भी तरह की रेन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, वीनस ग्रह पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बारिश होती है, जो यूनिवर्स में बहुत ही कॉमन है, लेकिन हमारे लिए यह एक बहुत ही यूनिक चीज है। कुछ ऐसे ही शनि ग्रह पर माइक्रोस्कोपिक डायमंड्स की बारिश होती है, जो सुनने में भले ही बहुत यूनिक लगे, लेकिन असल में बहुत ही कॉमन चीज है। हमारे ब्रह्मांड में डायमंड्स एक बहुत ही नॉर्मल पदार्थ है, लेकिन पृथ्वी पर कम मात्रा में होने की वजह से इन्हें बहुत ही यूनिक माना जाता है। इनफैक्ट पृथ्वी पर मौजूद लकड़ी आज तक किसी भी दूसरे ग्रह पर नहीं ढूंढी गई है, जिसका मतलब यह डायमंड से भी ज्यादा यूनिक है, लेकिन हम इसे बहुत नॉर्मल मानते हैं। केपलर 10b पर होने वाली मेटेलिक रेन भी ऐसी ही एक कॉमन चीज है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस ग्रह की ज्यादातर सतह लावा से बनी हुई है, जो इसके एक्सट्रीम टेम्परेचर का ही एक नतीजा है। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइडली लॉक्ड होने की वजह से इसके पीछे की साइड काफी ठंड और तूफान जैसे वेदर का सामना करती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि तूफान तब क्रिएट होते हैं जब एक जगह का तापमान काफी ज्यादा हो और दूसरी जगह का काफी कम। इससे हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन क्रिएट होते हैं, और इन जोन्स के बीच जितना बड़ा गैप होता है, हवा की रफ्तार उतनी ही तेज होती जाती है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में जाती है और इसी से तूफान जैसी कंडीशंस क्रिएट होती है। नंबर 5, HR 1583b। HR 1583b एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसे सुपर जुपिटर कहकर बुलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जुपिटर ग्रह से भी लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है, जो एक बहुत ही यूनिक चीज है। आमतौर पर इतने बड़े ग्रह कोलैप्स होकर तारे में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इस ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। यह प्लैनेट एक गोल ऑर्बिट में नहीं, बल्कि एक एग शेप्ड ऑर्बिट में अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है, जो एक बहुत ही वियर्ड चीज है। यह प्लैनेट पिंक और पर्पल कलर का है, जो एक बहुत ही यूनिक चीज है। हमारे ब्रह्मांड में डायमंड्स एक बहुत ही नॉर्मल पदार्थ है, लेकिन इस ग्रह के साथ ऐसा नहीं है। यह प्लैनेट एक गोल ऑर्बिट में नहीं, बल्कि एक एग शेप्ड ऑर्बिट में अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है, जो एक बहुत ही वियर्ड चीज है।
जिस कारण यह फैंटेसी मूवी के ग्रहों जैसा दिखाई देता है। अगर आप इस प्लेनेट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो गूगल पर इसका नाम सर्च करके नासा की वेबसाइट पर क्लिक करिए। आप डायरेक्टली इस प्लेनेट के पेज पर पहुंच जाएंगे और इसे अपने मन मुताबिक 3D में देख पाएंगे। इस प्लेनेट को 2019 में डिस्कवर किया गया था और यह एक जी टाइप तारे का चक्कर लगाता है। हैरानी वाली बात यह है कि इसे अपनी तारे का एक चक्कर लगाने में करीब 74 सालों का समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके और इसके तारे के बीच की दूरी 18 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की एवरेज दूरी, यानी करीब 15 करोड़ किलोमीटर। कैलकुलेशन करने पर यह पता चलता है कि यह दोनों सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से 270 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हैं, जो एक बहुत ही अनोखी चीज है। एक गैस जाइंट होने के कारण HR 1583b पर कोई भी ठोस जमीन नहीं है, यानी अगर आप इस प्लेनेट पर एक रॉकेट को लेकर जाते हैं तो उसे लैंड करने के लिए आपके पास कोई जगह नहीं होगी। ऐसा सिर्फ इस ग्रह पर ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर गैस जाइंट ग्रह में होता है। बृहस्पति ग्रह में भी कोई ठोस सतह नहीं है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। नंबर 6, ओगल 2016 BLG 1928। ओगल 2016 BLG 1928 दरअसल एक एक्सोप्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्लैनेट अपने स्टार सिस्टम से बाहर हो चुका है, जिस कारण इसे रोग प्लैनेट्स की यानी कि आवारा प्लैनेट की कैटेगरी में डाला जाता है। इसे साल 2020 में ऑप्टिकल ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक्सपेरिमेंट यानी ओगल के जरिए डिस्कवर किया गया था और वही इसे अपना नाम भी मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब उन्होंने इस प्लैनेट को डिस्कवर किया तो आसपास कोई स्टार न होने की वजह से वह थोड़ी हैरान हो गए, लेकिन जब इस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की गई तो ये पता चला कि कई साल पहले यह अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया था। इसके पीछे किसी दूसरे विशाल ऑब्जेक्ट का हाथ रहा होगा, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इसके तारे के मुकाबले काफी ज्यादा था। धीरे धीरे यह प्लैनेट अपने सौर मंडल से दूर जाता गया और आज यह अंतरिक्ष में अकेला टहल रहा है, जहां 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक कोई भी तारा मौजूद नहीं है। रोग प्लैनेट्स हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट नेपच्यून ग्रह भी धीरे धीरे सूर्य से दूर जा रहा है, लेकिन यह स्पीड इतनी कम है कि इसे नोटिस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। दूर जाने के बावजूद यह सूर्य के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में ही रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सौरमंडल के बाहर से गुजरता है तो इस बात के काफी हाई चांसेस हैं कि नेपच्यून हमारे सौरमंडल से बाहर हो जाएगा। ऐसा सिर्फ नेपच्यून के साथ ही नहीं बल्कि सौरमंडल के ऑलमोस्ट हर आउटर प्लैनेट के साथ हो रहा है। खैर, रोग प्लैनेट्स को अंतरिक्ष में ढूंढना एक बहुत ही कठिन चीज है, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। इसके अलावा अंतरिक्ष में अकेला होने की वजह से इनका तापमान भी बहुत कम होता है, जिस कारण यह ज्यादा रेडिएशन एमिट नहीं करते। लेकिन इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद वैज्ञानिक अपने पावरफुल टेलीस्कोप्स के जरिए ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ निकालते हैं, जो बहुत ही हैरानी वाली बात है। नंबर 7, 55 कैंकरी E। कुछ देर पहले ही हमने आपको यह बताया था कि ब्रह्मांड में डायमंड एक बहुत ही कॉमन चीज है और यह प्लैनेट इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। 55 कैंकरी E नाम का यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से करीब 41 लाइट ईयर दूर है। यानी अगर आप एक रॉकेट में बैठकर प्रकाश की गति से चलते हैं तो इस ग्रह तक जाने में आपको 41 सालों का समय लगेगा। यह अपने होस्ट स्टार के काफी नजदीक मौजूद है, जिस कारण इसे उसका एक चक्कर लगाने में मात्र 18 दिनों का समय लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तारे के नजदीक मौजूद होने के कारण इसका तापमान भी बहुत एक्सट्रीम लेवल्स को छूता है, जो कई बार 2300 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यह ग्रह हमारी धरती से करीब 2 गुना बड़ा और 9 गुना भारी है, जिस वजह से इस पर एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ एक्सट्रीम प्रेशर भी देखने को मिलता है। क्योंकि यह ग्रह मेनली कार्बन से बना हुआ है, इसलिए प्रेशर बढ़ने से यह कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि इस ग्रह पर बहुत सारा डायमंड प्रेजेंट है, या ये कहें कि यह प्लैनेट खुद ही एक विशाल डायमंड का टुकड़ा है जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि क्या हो अगर हम इस प्लैनेट से काफी सारा डायमंड पृथ्वी पर ले आए। वेल, ये आइडिया तो बहुत क्रिएटिव है, लेकिन इस ग्रह तक जाना और वहां से डायमंड को माइन करके पृथ्वी पर लाना बहुत ही मुश्किल चीज है, जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी नहीं है। और मान लेते हैं कि अगर हम वहां पहुंचकर डायमंड ले भी आए तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इसका सीधा सा कारण सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट में छुपा हुआ है। जैसे जैसे किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होने लगती है। डायमंड को कीमती इसलिए माना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम 55 कैंकरी E से डायमंड इंपोर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू घट जाएगी
और यह भी एक नॉर्मल मटेरियल की तरह दिखने लगेगा। वैसे तो हम 7 एक्सोप्लैनेट की बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आप इस वीडियो के अंत तक आए हैं, इसलिए हम आपको एक और इंटरेस्टिंग एक्सोप्लैनेट के बारे में बताने वाले हैं। एक्चुअली यह कोई स्पेसिफिक प्लैनेट नहीं, बल्कि एक्सोप्लैनेट्स की तरह एक कैटेगरी है जिसे प्लैनेट्स कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारे का नहीं, बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे अच्छे से 2014 में रिलीज हुई मूवी इंटरस्टेलर में दिखाया गया था। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि वह आसपास मौजूद हर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है। जब वह सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे इस ब्लैक होल के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन कई बार कुछ मटेरियल ब्लैक होल के बाहर ही मौजूद रह जाता है और उस पर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता कि वह ब्लैक होल के अंदर जा पाए। धीरे धीरे यह मटेरियल एक ग्रह का शेप लेने लगता है और प्लैनेट का निर्माण कर लेता है। वैसे तो वैज्ञानिकों ने आज तक किसी भी प्लैनेट को नहीं खोजा है, लेकिन इनके मौजूद होने के चांसेस काफी हाई हैं। हो सकता है कि आने वाली एडवांस टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को एक्चुअली डिस्कवर कर पाएं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको इन सभी एक्सोप्लैनेट्स में सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।